हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये न्यू टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर हमने देखा था एक रॉड है, रॉड और पॉइंट मास के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। एक सेमी सर्कुलर वायर है, उसके और पॉइंट मास के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। अब आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशनल फील्ड, अब इसको समझने से पहले एक बार हम वापस रिकॉल कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर दो ऑब्जेक्ट जिसका मास आपको मिल रहा है, एक का m1 दूसरे का मिल रहा है m2, दोनों ही ऑब्जेक्ट अगर r डिस्टेंस पे सेपरेट है तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है m1 एंड m2, दोनों ही r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब अपन इनको कंबाइन करते हैं तो m1 m2 अपन r स्क्वायर मिलता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट है g। g यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये तो हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स में। अब आज हम देखेंगे फील्ड क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है। तो ये जो फील्ड, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इसका कितना फील्ड होगा, मतलब इसकी कितनी पावर होगी कि वहां पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उस ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ क्या होगा? इसका एक फील्ड होगा, मतलब इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा। इस एरिया में अगर कोई भी दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा? उस पर फोर्स लगाएगा और खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इसके चारों तरफ क्या है? एक इमेजिनरी लाइंस है। तो ये जो लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? तो वो क्या होता है? फील्ड होता है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट लेके आते हैं और टेस्ट मास। जो ये कैपिटल M वाला ऑब्जेक्ट है उसकी हमें स्ट्रेंथ देखनी है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी पावर कितनी है, ये कितने फील्ड में इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट है, कि वहां पे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उस पे जो ये क्या करेगा? फोर्स को अप्लाई करेगा और खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कितनी डिस्टेंस पे ये खुद की मतलब जो फील्ड है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रख सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक टेस्ट मास लेके आते हैं। अब टेस्ट मास की जो स्पेशल क्या है इसमें, कि जो ये टेस्ट मास है इसका मास क्या है? यहाँ पे हम 0 एज्यूम करते हैं। अब इसका मास अपन 0 इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है, अगर अपन इसका मास 0 एज्यूम नहीं करेंगे तो ये भी क्या करेगा? खुद की तरफ एक फील्ड बना देगा। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, दोनों के फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो ये टेस्ट मास है उसको हम क्या करते हैं? मासलेस एज्यूम करते हैं। मतलब इसका मास क्या है? 0, मतलब ये खुद की कोई भी फील्ड नहीं बना रहा है। टेस्ट मास हैव नो फील्ड। अब यहाँ पे हमें दो मास मिल गए तो दोनों के बीच में क्या करेगा? फोर्स एक्ट करेगा। कितना फोर्स एक्ट करेगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। मान लेते हैं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी मिल रही है? r मिल रही है। जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उससे r डिस्टेंस पे हम एक टेस्ट मास रखते हैं इसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे हमें इसका फील्ड निकालना है, तो फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स अपॉन मास। दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? जितना फोर्स एक्ट कर रहा है, जो टेस्ट मास है, टेस्ट मास से वापस हम उसको डिवाइड कर देते हैं फोर्स को। तो फोर्स कितना मिलता है हमें? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पे टेस्ट मास हमें कितना मिलता है? स्मॉल m मिल रहा है, तो ये कितना मिल गया? G m अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका हमें फील्ड कितना मिल गया? G m अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? फील्ड निकालते हैं। मतलब इसकी जो पावर है, पावर कितनी रहेगी? मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे अगर r की वैल्यू कम है, अगर r की वैल्यू यहाँ पे कम होगी तो इसकी जो फील्ड होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि r की ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर r कम है मतलब ये यहाँ पे रखा हुआ है टेस्ट मास, जैसे जैसे r बढ़ रहा है टेस्ट मास की क्या हो रही है? दूरी बढ़ रही है, तो इसका फील्ड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है पास में इसका फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो फील्ड
फील्ड है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरीके से फील्ड निकालते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का फील्ड चेक करने के लिए हमने क्या किया, जैसे एक मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है, इसका मेरे को फील्ड देखना है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, कहाँ तक फैली हुई है। तो एक टेस्ट मास लाया, टेस्ट मास है, इसकी अपन को क्या कंडीशन दे रखी है कि ये मासलेस है। मासलेस इसलिए दे रखा है ताकि ये अपना कोई फील्ड ना बनाए। अगर ये भी अपना फील्ड बना देगा, ये भी अपना फील्ड बना देगा, दोनों के फील्ड आपस में इंटरेक्ट होंगे, तो जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका फील्ड हम इजीली नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे जो सेकंड मास है उसको हमने मासलेस एज्यूम किया है ताकि ये अपना कोई फील्ड ना लगाए। अब यहाँ पे दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हमने कैलकुलेट कर दिया। फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फोर्स पर मास। यहाँ पे जो आप टेस्ट मास लेके आ रहे हो उसी से आपने क्या कर दिया, फोर्स से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, Gm/r²। जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ अपन को कितनी मिल रही है, Gm/r²। तो इस टाइप से हम फील्ड निकालता है। फिर इसमें एक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपने यहाँ पे मास ले लिया m1, m2, m3, यहाँ पे हमने 3 ही मास लिए हैं। अपन यहाँ पे कितने भी मास ले सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट O पे अपन को स्ट्रेंथ निकालनी है कि जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ O पॉइंट पे हमें कितनी मिलेगी, सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ O पॉइंट पे कितनी मिलेगी, थर्ड ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ O पॉइंट पे कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, सबकी स्ट्रेंथ निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी यहाँ पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल देते हैं सबका। यहाँ पे इसका फील्ड कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में Gm1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, R1, तो R1²। ऐसे ही हम E2 निकाल देंगे, ये हमें कितना मिलेगा, Gm2 अपॉन R2²। ऐसे ही हम E3 निकाल देंगे कि जो थर्ड ऑब्जेक्ट है, थर्ड ऑब्जेक्ट की वजह से O पॉइंट पे कितना फील्ड बनेगा, तो ये मिल जाएगा Gm3 अपॉन R3 का स्क्वायर। इस टाइप से जितने भी आपको मास दे रखा है, एक एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, तो आप ऐसे इस तरीके से वहाँ की फील्ड निकाल सकते हो। अगर आपको नेट फील्ड निकालनी है तो नेट फील्ड निकालने के लिए आप क्या करो, सबको ऐड कर दो, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब ये जो ये फील्ड है, फील्ड कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका आप क्या करोगे, वेक्टर सम करोगे। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट स्किप कर दिया कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, Gm/r² है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड द मास। यहाँ पे आपने टेस्ट ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द मास होगी। जिस साइड में आपने मास रख रखा है उस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है हमें टूवर्ड द मास मिलती है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिल रहा है, मैग्नीट्यूड Gm/r², और इसकी डायरेक्शन हमें मिलती है टूवर्ड द मास। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है तो सारे आप पर्टिकुलर अलग अलग निकाल दो फील्ड। फिर इनको नेट फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, सारे फील्ड का वेक्टर सम कर दोगे तो नेट फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ तक जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। फिर इस पे करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द फील्ड एट एक्स एंड वाई ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसके तीनों कॉर्नर पे हमने मास रख रखा है m। अब यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है x और दूसरा पॉइंट है y। यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, पहले निकालना है x पॉइंट पे और y पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x पॉइंट पे फील्ड निकाल देते हैं। अब देखते हैं जो x पॉइंट है, तो x पॉइंट पे जो फील्ड लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या मिलती है, टूवर्ड द मास मिलती है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे हम करते हैं ब्लू पेन से, x साइड में जो फील्ड लग रहा है कितना लग रहा है इसमें, टूवर्ड द मास, ये भी टूवर्ड द मास और ये भी लग रहा है टूवर्ड द मास। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों ही डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मास हमें इक्वल दे रखा है। तीनों ही कॉर्नर पे जो मास रख रखा है वो इक्वल है, और यहाँ पे जो ये सेंटर है तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी हमें क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं एक्स पॉइंट पे, तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है उसका हमें मैग्नीट्यूड क्या मिला है, तीनों ही कॉर्नर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका हमें मैग्नीट्यूड मिला है इक्वल, क्योंकि मास इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल मिलेगा। अब देखते हैं इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है 120, 120, 120, 120, कंप्लीट हो गया 360। तो अपन इसको क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है इसके हम कंपोनेंट लेंगे,
जो ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपस में क्या है 120 डिग्री पे लग रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट ये वाला एंगल कितना हो गया 60 और ये वाला हो गया 60। जो वाई डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन के साथ में ये कितने एंगल बना रहे हैं 60 बना रहे हैं। अब जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इसको ना कंसिडर करके हम क्या करते हैं इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसके हमें दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा ये हमें वाई डायरेक्शन में कितना मिल जाएगा e cos थीटा और x डायरेक्शन में कितना मिल जाएगा e sin थीटा। जब हमने इस वेक्टर के हमने कंपोनेंट ले लिए हैं तो इस वेक्टर को हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भी हम क्या ले लेंगे कंपोनेंट ले लेंगे। तो इसका y डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट कितना मिल जाएगा y डायरेक्शन में मिल जाएगा e cos थीटा और x डायरेक्शन में कितना मिल जाएगा e sin थीटा। तो यहाँ से भी जो ये वेक्टर है उसके हमने कंपोनेंट ले लिए हैं तो इस वेक्टर को हम यहाँ से हटा देंगे। तो इस टाइप से हमने दोनों के कंपोनेंट ले लिए। अब जो ये e sin थीटा और e sin थीटा ये क्या कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें y डायरेक्शन में माइनस y डायरेक्शन में हमें कितना मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिल रहा है 2e cos थीटा। 2e cos थीटा एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा था ये यहाँ पे 60 का। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2 तो ये कितना हो गया E हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी लग रहा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी लग रहा है। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिली, नीचे भी कितना लग रहा है E। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें x डायरेक्शन x जो पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है 0। तो इस टाइप से E ऑफ x हमें क्या मिल गया है 0। क्या किया हमने यहाँ पे, वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो ये सेंटर है सेंटर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगता है टूवर्ड द मास लग रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर लिया, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया। तो यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 120 बन रहा है। तो यहाँ पे जो 60 पे ये क्या हो रहा है सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। तो ये जो x डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं। y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ऐड होते हैं। जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो सेम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल करता है और जो x पॉइंट है वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है 0। अब हम निकालते हैं y डायरेक्शन पे, y पॉइंट पे। अब यहाँ पे हमें y पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे हम नंबर कर देते हैं 1 2 3। तो जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा टूवर्ड द मास। तो वो हमें इस टाइप से मिलेगा टूवर्ड द मास। अब जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मिलेगा टूवर्ड द मास और ये भी हमें मिलेगा टूवर्ड द मास। तो अभी तो हमने क्या किया है इसकी डायरेक्शन अप्लाई की है। अब यहाँ पे देख रहे जो सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हमें क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा। क्योंकि जो ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है Gm/r²। तो जो सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट है उनके मास आपको इक्वल दे रखे हैं। और जो ये y पॉइंट है तो y पॉइंट की सेकंड से और थर्ड से जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे इक्वल है। तो m इक्वल है r इक्वल है। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट पे और थर्ड ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपको क्या मिलेंगे इक्वल मिल जाएंगे। तो E2 और E3 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है इक्वल मिल रही है। और साथ में ये क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो E2 और E3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है E1 की वजह से लग रहा है। क्योंकि E2 और E3 तो क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से हम निकालते हैं E1 की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है Gm/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है Gm/r²। जी मास की वैल्यू आपको दे रखी है m। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी आपको साइड कितनी दे रखी है a। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना बनता है 60 डिग्री का। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया a cos 60 और ये वाला कितना हो गया a sin 60। तो जो ये y डायरेक्शन है y डायरेक्शन में हमें कितना मिल रहा है a sin 60। तो r की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे a sin 60, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। वैल्यू यूज करते हैं Gm a का स्क्वायर sin 60 क्या मिलता है हमें √3/2, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4।
तो जो y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है 4gm/3a²। साइन 60 की वैल्यू आपको मिलती है √3/2। इसका आपने स्क्वायर किया तो ये आपको मिला 3/4। ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे यूज की है। तो इस टाइप से x डायरेक्शन पे जो फील्ड मिल रहा है वो तो आपको मिल रहा है 0, और y डायरेक्शन पे जो फील्ड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, x पॉइंट पे जो फील्ड मिल रहा है वो तो मिल रहा है 0, और y पॉइंट पे जो फील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है 4gm/3a²। तो इस टाइप से यहाँ पे हम फील्ड निकालते हैं। x पॉइंट पे फील्ड निकालना बहुत इजी था, क्योंकि ये जो ये फील्ड लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है। तो सेंटर से जो ये तीनों पॉइंट है उसकी डिस्टेंस इक्वल है, और यहाँ पे मास भी आपको इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ से gm/r² की वैल्यू इक्वल हो गई, तीनों आपस में कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे हमने कंपोनेंट ले लिए, कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और y डायरेक्शन में भी हमने देखा जो सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट है उनके जो फील्ड है वो क्या लगेंगे, सेम लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मास सेम है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सिर्फ फील्ड निकालना था, इसलिए हमने डिस्टेंस निकाल ली। डिस्टेंस कैसे निकाली, जो यहाँ पे साइड दे रखी थी उसका हमने क्या ले लिया, यहाँ पे उसका हमने यहाँ पे वो ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। ये हमें कितना मिलता है, ये हमें मिलता है a sin 60 मिलता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को यूज किया और इस टाइप से y की वैल्यू भी निकाल दी। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पॉइंट वेयर नेट फील्ड इज 0। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 टाइम्स m। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अपन को बताना है कि फील्ड की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी। अब फील्ड की वैल्यू 0 कब होगी, जब दोनों ही डायरेक्शन में जो फील्ड लगेंगे वो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे हमें फील्ड क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा E1, सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा E2। तो नेट फील्ड हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो नेट फील्ड की कंडीशन हो गई E1 = -E2। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट है दोनों ही फील्ड की जो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अगर ये कंडीशन है तो वहां पे फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये फील्ड इनसाइड या आउटसाइड, किस साइड में 0 होगा। तो पहले हम देख लेते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड में फील्ड 0 होगा या नहीं होगा, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पे देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से फील्ड कितना होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका फील्ड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फील्ड आपको मिलता है gm/r²। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से देखते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे फील्ड r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो E1 आपको क्या मिल जाएगा, छोटा मिल जाएगा। और E1 आपको क्या मिलेगा, टूवर्ड द मास। इसकी डायरेक्शन क्या मिलती है, फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड द मास मिलती है, तो इसकी डायरेक्शन आपको इस तरीके से मिलेगी। अब देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से। तो सेकंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको कम मिल रही है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो E2 की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन देख रहे हैं दोनों ही क्या लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं मिल रही है, सेम ये यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो E1 की वैल्यू आपको बड़ी मिलेगी, E2 की वैल्यू आपको कम मिलेगी, क्योंकि सेकंड से डिस्टेंस ज्यादा है तो E2 की वैल्यू कम मिलेगी। लेकिन दोनों ही जो फील्ड है वो क्या लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो आउटसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। अब देखते हैं अपन इनसाइड में। तो यहाँ पे जो ये मास है m, इसे हम ले लेते हैं x डिस्टेंस। x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो P पॉइंट पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब P पॉइंट पे हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या मिलती है, टूवर्ड द मास मिलती है। तो इसकी डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, E1 की डायरेक्शन टूवर्ड द मास। अब देखते हैं सेकंड की वजह से इसमें जो फील्ड है सेकंड की तरफ बनेगा टूवर्ड द मास। तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या मिल रही है, ऑपोजिट मिल रही है। तो यहाँ पे हम ये वाली कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। नेट फील्ड 0 कब होगा, E1 = -E2। यहाँ पे माइनस का साइन आपको क्या शो कर रहा है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, जबकि मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। E1 की वजह से कितना फील्ड बनेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से gm/x²। सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से कितना मिलेगा, g। मास कितना है, 4 टाइम्स ऑफ m। डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस अगर x है, m जो फर्स्ट पॉइंट है उससे आपको डिस्टेंस x मिल रही है और कंप्लीट डिस्टेंस है 9। तो ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी मिलेगी, P पॉइंट के सेकंड ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस ये आपको मिल जाएगी 9 - x। कंप्लीट में से x को लेस कर देंगे, 9 - x का
होल स्क्वायर। तो इस टाइप से हमें E1 और E2 का मैग्नीट्यूड मिल गया है। अब यहाँ से G कैंसिल आउट हो जाएगा, M कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड में हम रूट ले लेंगे 1/x² और इधर मिलता है हमें 4/9 - x का होल स्क्वायर। दोनों साइड में रूट लेते हैं 1/x 2/9 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 9 - x = 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है 3 सेंटीमीटर, मतलब जो ये m मास है उससे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हो रहा है 0। अगर यहाँ पे हम लार्ज मास से देखें तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो 4m से तो 6 सेंटीमीटर और m से 3 सेंटीमीटर पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मिलेगा 0। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो और बाकी की ट्यूशन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।